एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? ऑनलाइन वालों कैसे हो सभी लोग? एक बार बताओ, क्या सब एकदम फर्स्ट क्लास है, A1 है, बेहतरीन है? एक बार जल्दी से बता दो सभी लोग, ताकि हम अपनी क्लास चालू कर सकें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों। आज हम लोगों का टारगेट है कि हमें SC/ST रेगुलेशन और LODR रेगुलेशन, इनके क्वेश्चंस देखना है। हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं देखना है, हम लोगों को उनको लिख के भी देखना है, बिकॉज द एजेंडा इज़ कि आप लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी होती रहनी चाहिए। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में आपको दिक्कत जाएगी। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन LODR के भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन SC/ST रेगुलेशंस के भी देखेंगे। साथ ही साथ में आंसर राइटिंग करने के लिए, अब आई अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने शायद से पढ़ा ही नहीं होगा, हो सकता है कि याद नहीं होगा। तो पहले तो आपको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, नहीं याद रहता है कि सर कहाँ पे क्या लिखा था, ऐसे सिचुएशन में आप अपने नोट्स को रेफ़र कर लेना। हम नोट्स को देख के फिर एक बार रेफ़र करके बंद करने के बाद वापस से आप राइटिंग करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को 7 मिनट के अंदर अंदर रैप अप करें, ताकि भाई 7 मिनट्स में जब हम रैप अप करेंगे तभी हमारी राइटिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, 7 मिनट के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखें तो बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो डाले गए हैं, ताकि आप लोगों को एक रफ आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी बच्चों, आप लोग जो हो, आप लोगों को पॉसिबली जो CS प्रोफेशनल के भी रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप लोगों की बेहतरीन जो प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट लेवल तक चले जाए। ठीक है, तो भाई आज पहला क्वेश्चन किसका करना चाहोगे, LODR या ICDR? ICDR क्यों बोल रहा हूँ बार बार, LODR या SC/ST? LODR पक्का? चलो एकदम फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले खुद से करना है, नहीं होता है तभी अपन को नोट्स की हेल्प लेनी है। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपके यू आर हैविंग वन एग्जीक्यूटिव विमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड एंड द कंपनी इज इन द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी। हम लोग जानते हैं सर कि जो भी आपकी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी होती है उसमें एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 1 इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर तो होनी ही चाहिए। सर ऐसे सिचुएशन में obviously yes, they have to appoint another women director, correct? आगे क्या क्वेश्चन है, X is non-executive director of RST Limited, ABC are promoters of RST Limited, X is a chairperson of the company and he is related to A, suggest the requirement of independent। सर यहाँ पे कितने चाहिए होंगे हमें, 50%। सर यहाँ पे जब भी हम आंसर लिखने की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आनी चाहिए, दैट इज योर रेगुलेशन नंबर 17। द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर आंसर इज रेगुलेशन नंबर 17। अभी अगर आप देखोगे तो टोटल क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का अगर आता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इनिशियल बेसिस पे थोड़ा तो कॉम्पोजिशन समझाइए, क्योंकि सर अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत ही ज़्यादा छोटी लेंथ हो जाएगी हमारे आंसर्स की, तो ऐसे सिचुएशन में योर अटेम्प्ट शुड बी कि यार आप ना पहले कॉम्पोजिशन थोड़ा सा समझाओ, दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड एज पर LODR रेगुलेशन नंबर 17 शुड बी ऑप्टिमम इन नेचर, देयर शुड बी one women director, however in case of 1000 listed entities there should be at least 1 independent women director। उसके बाद फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के केस में बताओ कि किन किन सिचुएशन में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। उसके बाद आप आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 को कंक्लूजन फॉर्म में लिखो। Therefore, in the first situation, there should be at least 1 independent women director, because as per regulation number 17, PQR is listed in top 1000 listed companies. Therefore, it requires a independent women director। इस तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। एक बार लिखोगे फटाक से, लिखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो फटाक से सभी लोग। Yaksha Motors Limited is a listed company. It had a turnover of 450 crores on standalone basis as per the latest audited financial statement. It also had only one subsidiary associate company, Yaksha Auto Components Limited, whose standalone turnover as per the latest audited financial statement was 70 crores. Yaksha Motors Limited entered into transaction with related party during the current financial years as follows: purchase of goods amounting to 60 crores,
परचेज ऑफ रॉयल्टी अमाउंटिंग टू 30 करोड़, पेमेंट ऑफ 15 करोड़ टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डिसाइड वेदर द अबव रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर मटेरियल और नॉट। सर मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? या तो 10% हो या फिर ग्रॉस टर्नओवर का, या तो 10% हो या फिर 1000 करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन हो इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, या फिर सर रॉयल्टी बेसिस पे अगर बात करें तो 5% से ज़्यादा अगर एक्सीड करता है तो। सर जब भी हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो स्टैंड अलोन बेसिस पे देखते हैं या कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखते हैं? कंसोलिडेट बेसिस पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 450 प्लस 70 करूँगा या नहीं करूँगा? तो सर 450 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 520। 520 करोड़ का 10% कितना होगा बच्चों? 52 करोड़, है ना? ऑब्वियस सी बात है। तो सर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो परचेस ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 60 करोड़ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, यानी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है? है या नहीं है? पक्की बात? ये आपकी क्या है? मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है। सर ये रॉयल्टी 30 करोड़ वाला है कि नहीं है? कैसे नहीं है? हाँ 52 डिवाइड बाय 2 ही कर दूंगा तो मेरे पास क्या आंसर बचेगा? 26%, सॉरी 26 करोड़। तो भाई ऑब्वियसली बात है 30 करोड़ का हो रहा है तो नाल क्या 2.6 26 करोड़ ही तो आएगा। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 30 करोड़ क्या ये भी MRTP में आएगा? यस ये आएगा MRTP में। एंड पेमेंट ऑफ 15 करोड़ टुवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अब ये हमें बताया नहीं है क्या है, पर हाँ 15 करोड़ वाला नहीं आएगा क्योंकि दैट इज बिलो 10% या फिर 1000 करोड़ रुपीस। तो ये हमारा क्या नहीं आएगा? MRTP में नहीं फॉल करेगा। हाँ या ना बोलो? फटाक से लिखो। आंसर कैसे लिखेंगे? 7 मिनट्स के अंदर अंदर। ऑनलाइन वालों तुम्हें भी लिखना है? लिख लिया? हो गया? डन? भाई अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता यार तुम लोगों को लिखने का। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका फटाक से। एक आप एक क्या नाम है आपका यार? मुस्कान, एक 2 से 13 कोई भी नंबर बोल। हाँ 13। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा उन्होंने? कॉम्पोजिशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। इजी है टफ है? लिख सकते हो? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए आपको सिर्फ 5 मिनट मिलेगा। इसमें कोई प्रोविजन एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। और क्या पूछा है ये ध्यान दे लेना भाई लोग। चलो हो गया सभी का आंसर। भैया यहाँ पे अगर कायदे से आपको मैं अगर क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा होता तो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड हैव डन इज कि सबसे पहली चीज तो मैं थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बताता। पहली चीज सर थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बताता कि ये फंक्शन काहे के लिए करती है। सर साथ ही साथ में दूसरी चीज जो मैं बताता कि आज की डेट में टॉप 1000 कंपनीज के अंदर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होनी ही चाहिए। ये कंपलसरी पॉइंट है, आना ही चाहिए था। और उसके बाद फिर मैं ये 3 पॉइंट्स बताता जो अपन के किताब में भी लिखा हुआ है कि सर सबसे पहले तो आपके 3 मेंबर्स होने चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ देम शुड बी डायरेक्टर्स। उसके बाद 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, पर अगर SR इशूड है तो 2/3 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए इन केस ऑफ SR। इस तरीके का आंसर आप लिखते ना तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होता है। प्लीज़ ध्यान रखें कि जहाँ पे भी सर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को ये कमेटी बनाना कंपलसरी है। हाँ लगता है हुज़ैफा कल सो रहा था। तो भाई ये वाली चीज़ है, आपको इस तरीके से अपने आंसर को लिखना है। जब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखते हो ना, इट इज़ ओनली देन दैट यू गेट इनटू दैट कैटेगरी। अच्छा ठीक है बता रहे, ओके हुज़ैफा गुड। चलो मैम आप एक बार फटाक से कोई भी 2 से 13 7 को छोड़ के नंबर बोलो।
हाँ चलो 12 देखेंगे. What are the information to be reviewed by the audit committee for approval and the information to be provided to the shareholder for their consideration of related party transaction in case of listed entity as per amended LODR regulation. बाकी के पॉइंट्स लिखने की कोई रिक्वायरमेंट खास है नहीं. हाँ आप ये भी लिख सकते हैं, रचना ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे चेयरपर्सन कौन होगा, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, है ना. चेयरपर्सन विल बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट. गुड. चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखो. आई थिंक सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर आपसे पूछा गया कि ऑडिट कमेटी के अंदर और जो शेयर होल्डर्स के पास इंफॉर्मेशन जाती है फॉर देयर अप्रूवल, ऐसे सिचुएशन में उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर उनको क्या इंफॉर्मेशन रिव्यू करना होता है. तो भाई फटाक से इसका आंसर लिखोगे. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. हाँ ऑडिट कमेटी में ओमनिबस, क्योंकि मेनली तो आपके सिलेबस में ओमनिबस अप्रूवल ही है. अच्छा इधर ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो सभी लोग. जब भी हम लोग बात करते हैं सर ऑडिट कमेटी, सर ऑडिट कमेटी को क्या रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट होती है. अच्छा ऑडिट कमेटी रिलेटेड पार्टी करेगा या मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेगा. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेगा. और शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूवल देंगे. सर अप्रूवल, अच्छा यहाँ पे अगर आपको नहीं भी आता था तो अगर आप बेसिक लेवल पे दिमाग लगाते तो एक चीज आप क्लियर बेसिस पे समझ पाते. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको किन सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट है. तो भाई ये तो आप जनरल बेसिस पे भी बता सकते हो कि अगर आप ऑडिट कमेटी में होते तो आप क्या इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं. सर क्या प्राइसिंग पे हो रहा है, क्या कौन है रिलेटेड पार्टी, सर किस लेवल का ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या रीजन है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वो ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन डिराइव कैसे हुई है, क्या उससे हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. ये सारे फैक्टर्स या फिर ये सारे इंफॉर्मेशन को आप रिव्यू करते. हाँ या ना बोलो. और सर सिमिलर बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स को भी यही सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है फॉर देयर कंसिडरेशन. फटाक से इसका आंसर अपने वर्ड्स में लिखेंगे. आप लोगों के पास नोट्स होंगे, कंफ्यूज हो जाओ नोट्स देखना, पर हाँ आपको लिखना खुद से है. नोदर आ जाता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. एक दो क्वेश्चन एसए एसटी रेगुलेशंस के भी देखें अपन लोग, ताकि एसए एसटी भी बने अपन को. ठीक है, अरे आ जा, कोई दिक्कत नहीं है. मैम 1 से 11 कोई भी नंबर. 2. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो. मिराज लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी, sorry, Mirage Limited is an Mirage Limited is a listed company. The existing holders of the promoters group in Mirage Limited is 45%. One of the promoters group want to transfer 2% shares to another promoter group. Mirage Limited sought your expertise opinion on the requirement of open offer and applicability of exemption under SEBI SC/ST regulation for making compulsory open offer. मेरे को एक चीज बताओ कि क्या इन लोगों को देना पड़ेगा ओपन ऑफर या नहीं. देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा. क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, इंटर से ट्रांसफर. क्या है सर, इंटर से ट्रांसफर, क्योंकि एक प्रमोटर ग्रुप से दूसरे प्रमोटर ग्रुप को ट्रांसफर हो रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में इनको देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. हाँ या ना बोलो, पक्की बात. अच्छा इस आंसर को अब अपन अटेम्प्ट कैसे करेंगे, कोई बताना चाहेगा. सेक्शन नहीं, रेगुलेशन 10. ये 3, 4, 5 में नहीं लिखा. रेगुलेशन नंबर 3, रेगुलेशन नंबर 4, रेगुलेशन नंबर 5. खैर आगे, हाँ आगे. वेरी गुड, आगे.
नहीं, वॉलेंट्री का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आगे और क्या बताओगे? भाई लोग यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले, बैठ जाइए प्लीज, यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको बतानी पड़ेगी, पहले तो आप थोड़ा सा बताओगे कि कंपलसरी ओपन ऑफर क्या होता है, उसके बाद आप बताओगे कि आपको दो सिचुएशन में एग्जेम्पशंस मिल सकती है। एक होता है आपका इफ यू फॉल इनटू सर्टेन सिचुएशंस, और दूसरा होता है कि आप सेबी के पास एप्लीकेशन लगा के ले सकते हैं। जब हम पहली सिचुएशन की बात करते हैं तो उसके अंदर आप बताएंगे कि सर इंटर से ट्रांसफर जब भी होगा तब आपको कोई भी तरीके से क्या नहीं लेना पड़ेगा, ओपन ऑफर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और उसके बाद आप बताओगे कि इंटर से ट्रांसफर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये आपका प्रोविजन बनेगा, एनालिसिस आप जानते हो, कंक्लूजन आप फाइनली लिख पाओगे। शुरू करेंगे एक बार। अच्छा, ये ज्यादा के है, कायदे से अगर आपको मार्क्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे एग्जेम्पशन और इस चीज के लिए कि आपको इंटर से ट्रांसफर अच्छे से बताना पड़ेगा कि इंटर से ट्रांसफर के अंदर क्या क्या आता है, और आपको बताना पड़ेगा कि दो तरीके से आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है फ्रॉम कंपलसरी ओपन ऑफर। जब आप ये चीज बताओगे तब वो प्रॉपर माना जाएगा, तो ये चीज तो आनी ही चाहिए। ठीक है, हाँ या ना बोल दो। चलो लिखो एक बार फटाक से, टाइमर लगाते 7 मिनट का सभी लोग। सो देर आर टू काइंड ऑफ हेड्स जो हम बात करते हैं। एक होता है कि कुछ सिचुएशंस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएंगी, जिसके अंदर हमने समझा था इंटर से का एक कैटेगरी आता है, दूसरा आपका होता है अगर आपके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी चल रही है तो, तीसरा सिचुएशन हमने पढ़ा था। तो ये सारी कंडीशंस आती है। और दूसरा जो आता है वो होता है कि अगर आप सेबी के पास एप्लीकेशन लगा रहे हो तो भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, यानी सेबी के पास एप्लीकेशन लगाते हो और अगर सेबी एक्सेप्ट कर लेता है तो। ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, एग्जाम में आंसर लिख रहे हो, हमेशा ये अज्यूम करके चलो कि सामने वाला एग्जामिनर तुम्हारा स्टूडेंट है, तुम्हें उसको एकदम बेसिक लेवल से समझाना है चीजें। जब तुम इस लेवल पे उसको समझाने की कोशिश करते हो ना, तब तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा बनता है। सिर्फ तुमने कॉन्सेप्ट का नाम लिख दिया इज नॉट सफिशिएंट, आपको और ज्यादा डिटेल में उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, चीजों को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। एंड गिवन कि हमारे जो कोर्स है सीएस का, उसके अंदर कंपटीशन बहुत हैवी है, पासिंग परसेंटेज कम है और वो बहुत ज्यादा है, मार्जिन यानी आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का है। ऐसे में आंसर राइटिंग में जब आप बेहतरीन तरीके के थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हो ना, तब एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाता है। एग्जामिनर कहते हैं नहीं यार बच्चे को आता है। बेफालतू का सिर्फ ज्यादा का ही लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। पर यहाँ पे अगर आप कंपलसरी ओपन ऑफर नहीं एक्सप्लेन करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अगर आपने कर दिया तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। हाँ या ना बोलो। हमेशा ऐसा होता है ना, एक गुलाब जामुन की जगह 2 मिल जाए तो थोड़े से खुश हो जाते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल गया। वही चीज यहाँ पे भी है, थोड़ा सा ज्यादा लिखोगे ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ज्यादा नंबर देगा। ठीक है, फटाफट लिखो इस क्वेश्चन को, हमें और भी क्वेश्चन ट्राई करना है। हुज़ैफा तेरे को भी समझ आया? बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इस क्वेश्चन में मैं ना तो तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ ना तो बताने वाला हूँ, तुम खुद से करोगे। ये ना मैंने पता नहीं नीचे गलती से ये क्यों लिख दिया, एफडीआई क्यों लिख दिया है, चेंज ही नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सभी लोग। PQR Limited listed its shares on NSE. Its promoter hold 56.5% of paid-up equity share capital as on 31st March 2022. On 10th October 22, some of the promoters who were having convertible warrants in the company have converted their 12 lakhs into equity shares, and 12 lakh warrants into equity shares. Consequent to the conversion, the promoters holding increased by 3.95%. Prakash, one of the promoters, was holding 16.5% of equity shares in the company. He proposed to give 2% of the equity shares of the company through transfer to his immediate relative Vipin. Answer in the following in the light of SAST regulation. Whether the proposed transaction
triggers an obligation upon Vipin for open offer? Yes या no बोलो भैया। ओपन ऑफर दो ही केस में लग सकता है, पहला या तो आपके ऊपर 25% से ज्यादा आ रहा हो या फिर 5% से ज्यादा आप क्रीपिंग एक्विजिशन कर रहे हो। ये 5% भी कब लगेगा, जब आप 25 के ऊपर जा चुके हो। तो सर यहाँ पे हमें दिख ही नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ भी इस तरीके का हो रहा है, तो कहीं से भी ओपन ऑफर की कंडीशन तो हमें नहीं दिख रही। सर दूसरी चीज, वुड द ट्रांजेक्शन बी कवर्ड अंडर द क्रीपिंग एक्विजिशन? हमें नहीं लग रहा। सर यहाँ पे भले आपके 12 लाख शेयर जो है वो इशू किए गए हैं और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो हाँ एक सेकेंड, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है सर वो कितने परसेंटेज से बढ़ा है? 3.95%। हम लोग जानते हैं सर किससे बढ़ना चाहिए, कम से कम 5% के ऊपर जाना चाहिए। तो सर्टेनली यहाँ पे भी हमें ये वाली कंडीशन मीट होते हुए नहीं दिख रही। और सर अगला क्या है, वुड द प्रोमोटर्स बी परमिटेड टू अवेल एनी एग्जेम्पशन? यस सर, ये इंटर से का है। अगेन ये इंटर से का केस है। एग्जेम्पशन, ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन रेगुलेशन नंबर 10 के अंदर कवर्ड होगा। भाई एक बार अगर आपको ये समझ आ गया कि आंसर क्या है, सो द क्वेश्चन इज कि अब उसको लिखना कैसे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप प्रोविजन बताते। पहली चीज, ये तीनों क्वेश्चन के प्रोविजन अलग अलग है, तो आपको तीनों के आंसर अलग अलग तरीके से करना पड़ता। एक साथ लिखोगे नंबर मिलने की चांसेस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन अलग अलग है, एनालिसिस अलग अलग है और कंक्लूजन अलग अलग है। तो बेटर यही रहेगा कि आप इनको अलग अलग करके ही लिखो। सर इसके अंदर आपको कोशिश करना था, अगर ये क्वेश्चन मान लो 6 नंबर का आता, फॉर एग्जांपल 6 नंबर का, तो 1.5 पेज के ऊपर आपका आंसर नहीं जाना चाहिए था। दिस वुड हैव बीन मोर देन सफिशिएंट। आप शॉर्ट में लिखते, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन फिर 2 मार्क्स के लिए बन जाता। समझ आया नहीं आया? सर यहाँ पे आप अगर अटेम्प्ट करते तो सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना पड़ता है, सर ओपन ऑफर कब ट्रिगर होता है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, पर वो आपको डायरेक्टली यही पूछ रहे हैं कि ओपन ऑफर कब ट्रिगर होता है। भाई तुम्हें पता है 25% क्रॉस किया रेगुलेशन नंबर 3 के अंदर तो ट्रिगर करेगा सर 25 या फिर 25 के ऊपर, ये याद रखना। सर दूसरी चीज, या फिर आपका क्रीपिंग एक्विजिशन इन अ ईयर एक्सीड 5%, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन ऑफर कंपलसरी बेसिस पे देना पड़ेगा, जिसका मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए 26% का। ठीक है, उसके बाद आप इसके एनालिसिस में लिखते हैं कि भैया यहाँ पे क्योंकि इतना कोई ट्रांसफर हमें दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कोई भी तरीके का ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं होगा। हेंस थर्ड कंडीशन में आप लिख दोगे देयर इज नो ओपन ऑफर कंडीशन रिक्वायर्ड इन दिस केस। दूसरा क्वेश्चन के अंदर आप वापस से आओगे और आप बताओगे कि क्रीपिंग एक्विजिशन के अंदर कवर्ड है या नहीं है। आप बताओगे कि क्रीपिंग एक्विजिशन का मतलब होता है अगर एक साल में 5% तक 5%, अरे वो क्रीपिंग एक्विजिशन क्या होता है, अगर आप 5% तक अक्वायर कर रहे हो तो आपका क्रीपिंग एक्विजिशन बन जाता है। आपके ऊपर कंपलसरी ओपन ऑफर की कंडीशन कब लगेगी, जब आप 5% को क्रॉस कर जाते हो। तो हम लोग यहाँ कहेंगे सर यहाँ पे क्या लगेगा आपके ऊपर, क्रीपिंग एक्विजिशन कहलाएगा ही है, क्योंकि 3.95% का ही हमें इंक्रीज वगैरह देखने को मिल रहा है। तो वी कैन से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्रीपिंग एक्विजिशन। ठीक है सर। और सर लास्ट पॉइंट आ रहा है कि क्या प्रमोटर्स विल बी अलाउड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द एग्जेम्पशन। भाई आप इसके अंदर डायरेक्टली प्रोविजन में बताओगे कि ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन क्या होता है, उसके अंदर इंटर से क्या होता है और उसके 3-4 पॉइंट्स, दैट्स इट। एनालिसिस में आओगे क्योंकि विपिन उसका इमीडिएट रिलेटिव है, देयरफॉर इट इज कवर्ड अंडर द केस ऑफ इंटर से ट्रांसफर, एंड हेंस आप लास्ट कंक्लूजन में लिखोगे देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर गिविंग ओपन ऑफर बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर द एग्जेम्पशन। समझा? अलग अलग होंगे क्योंकि भैया तीनों की कंडीशन, ये तीनों के क्वेश्चन ही अलग है। नहीं, आप इंटर से ट्रांसफर, हाँ थोड़ा तो यानी 2-3 पॉइंट्स तो आपको बताने पड़ेंगे कि इंटर से ट्रांसफर में क्या क्या आता है। समझा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ओ एक सेकेंड, सो सॉरी, ये गलत क्वेश्चन क्यों आ गया, अरे यार ये फाइल कैसे गलत चली गई है। ओहो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। भाई लोग आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा तो इसलिए जल्दी कर लो। हो गया?
अगर मेरे को कभी इंस्टा पे मैसेज कुछ करना चाहो तो तुम्हारे पास मेरी आईडी भी है, आईडी है nm_निकुंज, तुम इस पे भी मैसेज कर सकते हो। और सर यूट्यूब वगैरह पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं देखता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे, अगर कोई कमेंट आ रहा है तो। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे भाई लोग, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, तुम लोग एक बार में क्लियर कर जाओगे, कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। हाँ या ना बोलो? पक्की बात? चलिए, थैंक यू so much guys. This was all for the class and all for this session, all for this attempt. I hope all the best to you all for your December attempt. All in this regard, this was with you Advocate CS Nikunj Maheshwari, and the batch ends here. Thank you so much. Bye bye. Take care. Have fun.